नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये संकट हमारे ऊपर किसी बुरी ताकत के द्वारा थोप दिया गया है, या फिर हो सकता है कि ये हमारे स्वयं के मानवीय कुकृत्यों का परिणाम हो। इसलिए जो भी परिस्थिति है, इस परिस्थिति का हमें डट कर के मुकाबला करना है। इन परिस्थिति के साथ में चलते हुए अपने आप को सफल बनाना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि 2020 में जनवरी के महीने में दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड ने शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कुछ विज्ञप्तियां निकाली थी। आशा है आप सबने उसमें आवेदन किया होगा। अभी 5 तारीख को ही, 5 मई को ही दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कुछ परीक्षाओं की घोषणा की है। उम्मीद है सबने अपना टाइम टेबल देख लिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। एक तो थोड़ी सी कसमंजस की स्थिति आपको पता होगी। जो प्रेस नोट है ना, उस प्रेस नोट में अभी तक 68/20 वाली जो परीक्षा है हमारी विषय कोड हिंदी की, इस विज्ञापन कोड का समय अभी जारी नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। 1 या 2 दिन में जब बाकी के प्रेस नोट जारी हो चुके हैं, बाकी के डेट जारी हो चुके हैं, तो शीघ्र ही ये भी जारी कर दिया जाएगा। अभी ये 68/20 जो है ये मेल के लिए है, पीजीटी मेल हिंदी के लिए है। और ये जो गुणोत्तर है ये फीमेल के लिए था। प्यारे साथियों, आप देखेंगे प्रेस नोट में ये गुणोत्तर/2020 की जो सब्जेक्ट कोड, ये विज्ञापन कोड है, इस विज्ञापन कोड की परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। अभी बहुत ही जल्दी इसकी भी कर दी जाएगी, इसलिए असमंजस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सबको बता दें कि हम तैयारी कैसे करें, हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा और तैयारी के लिए हम कौन सी चीज पढ़ें, किस किताब का उपयोग करें। तो आज हम आपको उन किताबों के बारे में बताएंगे। किताबों के बारे में बताएंगे क्या, किताबें पूरी तरह से आपको दिखाएंगे भी कि ये किताब हमारे लिए अच्छी होगी, उपयोगी होगी और हमारा सिलेक्शन दे सकती है। प्यारे साथियों, सिलेक्शन के लिए आपको सबको पता है 200 नंबर का जो हमारा हिंदी विषय का पेपर होगा, द्वितीय विषय का जो पेपर होगा, ये हमारा 200 अंक का होगा। और 200 अंक के लिए जो हिंदी विषय है, इसके लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं किया गया है। जो अन्य आरपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, या फिर किसी अन्य जो राज्य बोर्ड होता है, उस राज्य बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो निर्धारित कर दिया जाता है ना, इस तरह से डीएसएसबी का एक शेड्यूल है। इसमें विषय की जो पाठ्यक्रम होता है वो निर्धारित नहीं किया जाता है। कहीं से भी पूरा विषय होता है, पूरे विषय से कहीं से भी उठा करके प्रश्न दे दिया जाता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बताते हैं जैसा कि मेरा अनुभव है, पिछले 2-3 एग्जाम देने के बाद में मुझे ऐसा पता चला है कि ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं ना, ज्यादातर हिंदी विषय के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, इस विषय में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है 200 अंकों में अलग अलग अंक विभाजन, हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस समय हम देखते हैं सबसे ज्यादा व्याकरण पर। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में यहां पर कोई ऐसे विशेष स्पेशल टॉपिक नहीं होते हैं। फर्स्ट पेपर में 20 अंक की व्याकरण आती है। फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है उसमें 20 अंक की व्याकरण आती है। उस विषय में जरूर कुछ निर्धारित टॉपिक होते हैं हिंदी विषय के लिए, किंतु जो मेन विषय होता है हमारा मुख्य विषय, उस मुख्य विषय में कहीं भी व्याकरण के निर्धारित टॉपिक नहीं होते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग आदि से पूछ लिया जाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी किसी भी टॉपिक से प्रश्न बन सकता है। इसलिए व्याकरण को हम ज्यादा ध्यान दें। और व्याकरण की कौन सी किताब हम पढ़ें, व्याकरण की जो पुस्तक होती है ना, ज्यादातर अगर हम देखें तो व्याकरण की आप अपने स्तर पर बहुत सारी किताबें पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक होती है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध।
प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध यह पुस्तक एनसीईआरटी में भी और आरबीएसई में भी कक्षा 9 से 12 तक, थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप इस पुस्तक को, यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। व्याकरण की दृष्टि से यह जो सरकारी विद्यालय होते हैं हमारे, इन सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क दी जाती है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। यह आरबीएसई की किताब है, एनसीईआरटी में भी चलती है और इस किताब में जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं बहुत ही सरलतम तरीके से समझाए गए हैं। तो हम हो सके तो इस किताब का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें। इसके अलावा भी आप अपना सहायता के लिए कोई अन्य गाइड और भी पढ़ सकते हैं। जहां तक मैं मानता हूं, मेरी दृष्टि में यहां सरल हिंदी व्याकरण मिश्रा पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी किताब है। आधुनिक जो व्याकरण है, इस व्याकरण के बहुत ही अच्छे उदाहरण इस पुस्तक में बताए गए हैं। यद्यपि मैं किसी पुस्तक की बुराई वगैरह नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी पुस्तक के प्रचार के लिए मेरा वीडियो है, लेकिन एक जो मुझे विद्यार्थियों के लिए आज के इस दौर में जो कुछ अच्छा लगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 2 पे बात करें ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। यहां से लगभग 120 प्रश्न बनते हैं। तो प्यारे साथियों, 120 प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं और मतलब यूं कहें कि 200 में से 120 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से बनते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हम कौन सी पुस्तक पढ़ें? प्यारे साथियों, मैं इसके लिए एक बात बताना चाहूंगा आपको। अलग अलग तरीके से बात करें हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य की जो पूर्व पीठिका होती है, पूर्व पीठिका के लिए अगर हम देखें, पूर्व पीठिका और हिंदी साहित्य की जो आदिकाल होता है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल और उसकी जो पूर्व पीठिका है, उसके लिए हम सबसे उपयोगी पुस्तक पढ़ सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। यह पुस्तक हमारे लिए केवल हिंदी की पूर्व पीठिका और हिंदी का आदिकाल, इसे पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इसे मानता हूं। वैसे तो अपना अपना विचार है, कोई और भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, किंतु हिंदी साहित्य के आदिकाल तक के लिए अगर हम पढ़ें तो यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक पुस्तक और भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। देखिए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो पुस्तक लिखी हैं 3, उन पुस्तकों में से एक प्रधान पुस्तक मानी जाती है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। यह पुस्तक भी हिंदी साहित्य के आदिकाल और हिंदी साहित्य की जो पूर्व पीठिका है, इस ऐतिहासिक पुस्तक का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है डीएसएसबी पीजीटी में सिलेक्शन के लिए। तो ये 2 पुस्तकें केवल आदिकाल तक के लिए हम पढ़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सबको पता है, नागरी प्रचारणी के द्वारा प्रकाशित जो हमारे 16 हिंदी साहित्य के इतिहास के जो खंड हैं, उन खंडों में से छठे या सातवें भाग का जो संपादन किया है, यानी कि रीतिकाल का जो संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास भी एक मार्केट में बहुत ज्यादा उपलब्ध है। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के दूसरा जो काल है, भक्ति काल को और रीतिकाल को, अगर इसे अच्छी तरह से हमें समझना है तो हमें यह पुस्तक पढ़नी होगी। बाकी तो अपने अपने विचार हैं। मेरी दृष्टि जहां तक मानता हूं मैं, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के लिए इससे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हमारी विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है। इसमें हम चाहें तो बहुत ही सरलतम तरीके से हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल है, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है, जिसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, ऐसे भक्ति काल को पढ़ना चाहें तो उसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह पुस्तक हमारे यहां पर बहुत ही अच्छी मार्केट में अवेलेबल है। ये पुस्तक मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये आपका डीएसएसबी पीजीटी सिलेक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का चयन करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी तो आप अपने अपने विचार से सभी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। तीसरा काल जो हमारा आता है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल के लिए एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, रीतिकाल के लिए हम हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ें, बहुत ही सर्वोत्तम तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अगली बात आती है हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल। देखिए, आधुनिक काल के साथ साथ में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसका जो आधुनिक काल पढ़ते हैं, केवल आधुनिक काल में आधुनिक काल ही नहीं, आधुनिक काल की अगर हम समीक्षा करेंगे तो आधुनिक काल में ज्यादातर गद्य विधाएं जो है ना हिंदी साहित्य की जो आधुनिक गद्य विधाएं हैं, इन विधाओं का
इन विधाओं से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हम कहां से पढ़े हैं? तो इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए प्यारे साथियों आपके लिए एक पुस्तक है, बताना चाहूंगा अगर आप इसमें सबसे ज्यादा अच्छी किताब है कक्षा 11 और 12 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा एवं एनसीईआरटी के द्वारा, दोनों के द्वारा ही हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से यह पुस्तक चलाई जाती है। इसमें कक्षा 12 के लिए एक विशेष चैप्टर है जो आधुनिक काल का है। पेज नंबर 98 से 98 के बाद से इसमें हिंदी साहित्य की जो आधुनिक काल है और आधुनिक काल की जो गद्य विधाएं हैं, इन गद्य विधाओं को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। तो इसके लिए आप ये पुस्तक पढ़ें। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं किसी पुस्तक विशेष का प्रकाशन या फिर यहां पर कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं। मेरी दृष्टि में जो सारा समावेश है हिंदी साहित्य का इतिहास का 120 क्वेश्चन अगर हम पढ़ना चाहें तो इनका जो सारा गूढ़ जो हमारे को मिला है वो इस पुस्तक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास वही मिश्रा पब्लिकेशन की यह पुस्तक है। और मिश्रा पब्लिकेशन की यह पुस्तक जो है ना, इसमें बहुत ही सरलतम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यार्थियों के लिए इसे समझाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस इतिहास को समझने के लिए हम दो किताबों की तरफ थोड़ा और ध्यान दें। प्रतियोगिता साहित्य की हिंदी साहित्य की जो दूसरा पेपर है, ये दूसरा पेपर वो भी यूजीसी नेट का जो दूसरा पेपर है, इस दूसरे पेपर को हम अगर अच्छी तरीके से समझ लें तो भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में आपको बता दूं, यूजीसी नेट के लिए ही हिंदी साहित्य का प्रतियोगिता साहित्य का दूसरा अंक भी इसमें चलता है। यह और भी बढ़िया किताब है। तो इन दोनों को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा 120 नंबर का जो चैप्टर होता है ना, ये हमारा यहां से हम क्लियर कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो दोनों ही काव्य शास्त्र हैं। भारतीय काव्य शास्त्र, मैं भारतीय काव्य शास्त्र को समझने के लिए यहां पर सलाह देना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से लगभग 30 प्रश्न हमारे को परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम चाहें तो हेतु भारद्वाज की एक बहुत ही अच्छी किताब चलती है, काव्यांग विवेचन, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए फाइनल ईयर के एग्जाम में, ये फाइनल ईयर की जो क्लास है, इस क्लास में ये पुस्तक चलती है। बहुत ही उपयोगी क्षमा चाहता हूं, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है हम सबके लिए। तो डीएसएसबी पीजीटी को क्लियर करने के लिए मैं एक सलाह और देना चाहूंगा कि इस पुस्तक को भी एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पूरे के पूरे 30 नंबर के जो प्रश्न है ना, ये आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। पूरे के पूरे 30 नंबर इस पुस्तक में मिल जाएंगे, इसलिए हमें ध्यान से इस पुस्तक का भी पढ़ना है। यह है दूसरी पुस्तक। अगली अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर हम देखते हैं संचार माध्यम एवं पत्रकारिता एवं शिक्षण विधियां। देखिए, शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन 5 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो शिक्षण विधियों के लिए तो आपकी बीएड की कोई भी पुस्तक हो उसे पढ़ें आप, इसके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा। इसके अलावा 25 क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं, 25 से 22 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन। इस 22 से 25 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं ना, ये संचार माध्यम एवं पत्रकारिता से संबंधित आते हैं और यही सिलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि अपने अपने विषय में तो सभी अपने आप में निपुण रहते हैं। ज्यादातर समस्या, ज्यादातर कठिनता अगर हमारे को लगती है तो वो यहां पर लगती है। तो इसके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा। एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा ये पुस्तक सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जाती है, कक्षा 12 और 11 के विद्यार्थियों को। बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब में संचार माध्यमों को पूरी तरह से समझाया गया है। इसके अलावा हमारे पास उपलब्ध नहीं है एक पुस्तक, पता नहीं कहां रखी हुई है, पर पुस्तक है संवाद सेतु।
बहुत ही अच्छी पुस्तक है संवाद सेतु। उस संवाद सेतु को भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब पत्रकारिता के लिए अगर हम चाहें तो अभिव्यक्ति और माध्यम के अलावा संवाद सेतु नामक जो पुस्तक है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को भी आप मार्केट से 7-8 रुपए में खरीद सकते हैं। बहुत ही पतली सी किताब आती है, 30 पेज की, बहुत गजब किताब आती है। इसे भी पढ़ ले, बहुत ही अच्छी बात रहेगी इसके लिए भी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य में बच जाता है। प्यारे साथियों, अन्य के लिए मैंने बताया आपको सबसे पहले इसमें, यानी कि जो इसके बाद हमारा जो कुछ बच गया है, इसमें हिंदी साहित्य की या हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास जो संबंधित चैप्टर है, ये हिंदी भाषा का विकास अगर हम देखें ना तो जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं, सॉरी यूजीसी नेट की जो पुस्तकें होती हैं, इन यूजीसी नेट की पुस्तकों में बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को समझाया गया है। उपभाषाएं व बोलियां, ये अगर देखना चाहें तो इन दोनों पुस्तकों में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा को भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। पुरस्कार और वितरण, इसके लिए करंट पुरस्कार का विशेष ध्यान दें आप। यानी कि हिंदी में वर्तमान में जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार आदि जो भी सम्मान दिए जा रहे हैं, वो समस्त सम्मान और उनके नाम और किस रचनाओं पर दिए जा रहे हैं, इस विषय में हम ज्यादा पढ़ें। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन, अब तक जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं ये विषय भी देखें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बात इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अब तक हिंदी के जितने भी पुस्तकें हुई हैं या पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए हैं, इनका प्रकाशन वर्ष और इसके अलावा इनका प्रकाशन संस्थान कि कहां से ये प्रकाशित हुई है, ये भी अगर हम देख लें तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूंगा प्यारे साथियों, विज्ञापन कोड 68/20 का अभी तक परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अतिशीघ्र होने वाली है। दिल्ली बोर्ड परीक्षा करवाने में पूरी तरह से समर्थ है, क्योंकि 2 या 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली बोर्ड में या दिल्ली में जो कोरोना की जो स्थिति है, थोड़ी इसकी जो संक्रमण की स्थिति है थोड़ी धीमी पड़ गई है। तो हो सकता है कि परीक्षाएं जून में करवा ली जाएं। परीक्षाओं की तारीख 8 जून से 20 जून घोषित की गई है। एक बार पुनः आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं, प्यारे साथियों, जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए जीवन के महत्व को समझें और अपने घर पर रहें। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो ही अपने घर से बाहर निकलें। अपने आप को बार बार सैनिटाइजर करें, जितना ज़्यादा हो सके साबुन से अपने हाथ और मुंह धोएं, आँखों को, नाक और कान को न छुएं, जीवन को सुरक्षित रखें, दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित बनाने में पूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।